हाँ भाई, नमस्कार। स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के ऑनलाइन कोर्स के अंदर आपका स्वागत है। आज अपन जिस मुद्दे पर चर्चा करेंगे वो है पंजशीर रेजिस्टेंस। जब से तालिबान का कब्जा हुआ है अफगानिस्तान के अंदर, तब से एक चीज के ऊपर जो है बड़ी चर्चा हो रही है, और वो है कि पंजशीर के अंदर अभी तक उनका जो कब्जा है वो उतना अच्छे तरीके से नहीं हो पाया, या फिर वो एक क्षेत्र है जो कि इसको तालिबान को वापस रेजिस्टेंस दे सकता है, या तालिबान के विरुद्ध अगर खड़ा हो सकता है तो वो पंजशीर का क्षेत्र जो है वो खड़ा हो सकता है। तो इसके बारे में जानने की ये क्या है और क्या वाकई में ये रेजिस्टेंस दे सकता है या नहीं दे सकता। तो देखो, सबसे पहले तो इसकी लोकेशन को देख लें कि पंजशीर जो है वो एग्जैक्टली है कहाँ। तो यहाँ ये है पंजशीर वैली। काबुल और काबुल के नॉर्थ के अंदर जाएं तो नॉर्थ के अंदर जाते हैं तो वहां पर एक नदी बहती है और उस नदी का नाम है पंजशीर। इसको पंजशीर भी कहते हैं और पंजशेर भी कहते हैं। वैसे इसका नाम जो है वो 5 लॉयंस से कुछ डिराइव हुआ है, ठीक है। कुछ तो इसको पांडव वांडव पे ले जाते हैं और कुछ यहाँ की लोकल जो इनकी खुद की कहानियां हैं वो भी है इसकी। खैर, अपन को उसके अंदर जो है उतना ज्यादा जाना नहीं है, परंतु ये ध्यान रखना है कि बस ये एक क्षेत्र है पंजशीर वैली नाम का क्षेत्र, जो कि कहाँ है, अफगानिस्तान के अंदर, काबुल के नॉर्थ के अंदर जाते हैं तो वहां ये क्षेत्र जो है वो आता है। और ये क्षेत्र जो है वो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करवा सकता है। क्यों प्रोवाइड करवा सकता है, क्या कारण है, क्या है इस क्षेत्र में ऐसी खासियत कि ये जो है वो तालिबान के विरुद्ध खड़ा हो सकता है, या फिर इसके इतने लोग जो है वो चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो देखो, इसको मुख्यतया देखा जाए तो इसमें 3 मुख्य कारण है कि ये क्षेत्र क्यों खड़ा हो सकता है या फिर क्यों अगर विद्रोह दे सकता है। तो 3 मुख्य कारण है। सबसे पहला कारण जो है वो तो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफिकल कारण है कि यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो भौगोलिक परिस्थितियां कुछ ऐसी है कि कोई भी दूसरा अगर इस क्षेत्र पर हमला करना चाहे तो वो उतनी आसानी से इस क्षेत्र को जो है वो कब्जे में नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र जो है चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और यहाँ पर जो है वो अगर अंदर आने का जो क्षेत्र है वो ये पंजशीर वैली का एक छोटा सा नैरो पैसेज है जिसके माध्यम से आप इसके अंदर आ सकते हो। बाकी पहाड़ियों के अंदर से जो पैसेज हैं वो बहुत ज्यादा कठिन है, और वहां पर जो है इतना भूल भुलैया है कि कोई भी बाहर से आने वाला व्यक्ति जो है वो उसको समझ ही नहीं सकता कि आखिर इसके रास्ते जो है वो किस प्रकार के हैं। तो इतनी जो ज्योग्राफिकल उसका लोकेशन है वो इतनी ज्यादा टफ है कि बाहर से कोई भी व्यक्ति जो है वहां पर अटैक नहीं कर सकता। और अगर एक ही जगह से कोई अटैक करना चाहे तो यहाँ पर ये जो इसके अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो उनको वापस रिपेल कर सकते हैं, या वापस उसके विरुद्ध एक फोर्स बनकर जो है वो खड़े हो सकते हैं। इसलिए पंजशीर जो है उसको ये माना जाता है कि इसकी ज्योग्राफी इतनी अच्छी है कि यहां पर से लड़ाई अगर लड़ी जाए तो ये सबसे अच्छा एक बेस जो है वो बन सकता है। तो पहला कारण तो ज्योग्राफिकल है या भौगोलिक कारण है। दूसरा कारण जो है वो है एथनिक। दूसरा यहां पर जो है वो एथनिक कारण है, नस्लीय कारण भी है। कि वैसे अगर देखा जाए कि तालिबान जो है उस तालिबान के अंदर, तालिबान में मुख्य रूप से कौन है लड़ाके, तो मुख्य रूप से जो ट्राइब तालिबान की तरफ से लड़ रही है वो है पश्तून। ठीक है, पश्तून जो है वो ट्राइब तालिबान के अंदर मेजॉरिटी के अंदर है। और ये जो पंजशीर वैली के अंदर जो लोग हैं वो किस ट्राइब से आते हैं, तो वो है ताजिक। ये ताजिक ट्राइब से ऊपर, इनके आगे ऊपर जाकर एक ताजिकिस्तान जो है वो आता है, और ताजिकिस्तान आता है तो ताजिक नाम की एक ट्राइब है और वो यहाँ पर रहा करती है। तो क्योंकि ताजिक बहुत ज्यादा संख्या में है और वो हिस्टोरिकली इन पश्तून में और ताजिक्स के अंदर जो है लड़ाई रही है, तो इसलिए ये अपने आप को एथनिकली या नस्लीय रूप से तालिबान का जो राज है उस राज से ये अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते, या उससे जुड़ाव जो उतना फील नहीं कर पाते, और इसलिए ये खड़े हो सकते हैं तालिबान के विरुद्ध। ठीक है, तो दूसरा कारण जो है वो एथनिक है। तीसरा इसमें कारण जो पता लगता है वो है हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक कारण में। हिस्टोरिकली इस क्षेत्र को कभी भी जो है वो कब्जे में नहीं लिया जा सका है। जब पहले भी तालिबान सत्ता में आया था, जब 1996 से लेकर 2001 के बीच में जब तालिबान सत्ता में था, तब भी वो इस क्षेत्र के ऊपर जो है पूर्ण रूप से अधिकार नहीं कर पाया था। इवन उससे पहले जब सोवियत रूस ने जब अफगानिस्तान पर अटैक किया था तो भी इस क्षेत्र के ऊपर सोवियत रूस का भी कब्जा जो है वो नहीं हो पाया था। तो ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र के अंदर
जो रेजिस्टेंस है उसका इतिहास रहा हुआ है। इनके यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों ने लड़ाई लड़ी है और इस वजह से ये लोग जो है वो उस इतिहास को याद करते हुए और उस हिस्ट्री के वो जो पॉइंट्स थे वो उनको याद करते हुए ये वापस लड़ाई के लिए जो है वो खड़े हो सकते हैं। तो इनका ऐतिहासिक रूप से ये जो स्वतंत्रता के प्रेमी रहे हुए हैं, इसलिए भी ये माना जा रहा है कि पंजशीर के अंदर जो वैली में जो लोग हैं वो वास्तविक रूप से तालिबान के विरुद्ध अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं। और ऐतिहासिक रूप में अगर हम जब बात कर रहे हैं कि भाई इतिहास में इन्होंने जो है लड़ाई लड़ी, तो इतिहास में किसने लड़ाई लड़ी है? तो देखो, जब यूएसए ने जब यहाँ पर तालिबान का जब कब्जा था 1996 से 2001 के बीच में, उस समय एक अलायंस बना था जिस अलायंस का नाम था नॉर्दर्न अलायंस। उस अलायंस को कहा करते थे नॉर्दर्न अलायंस नाम का जो एक अलायंस बना। मतलब उसमें मेजरली जैसे ताजिक भी थे, उसके अंदर कई सारे शिया जो कम्युनिटी है वहाँ की, वो भी शियाओं में जैसे हजारा कम्युनिटी आती है तो वो भी उसके अंदर शामिल थे, और अन्य जो जैसे उज्बैक है तो वो भी शामिल थे। ऐसे बहुत सारी जो छोटी छोटी और अन्य ट्राइब्स हैं वो सब मिले हुए थे, और वो सब वो लोग जो कि तालिबान के विरुद्ध हैं उन सब ने मिलकर एक गठबंधन बनाया, और उस गठबंधन का नाम दिया गया नॉर्दर्न अलायंस। वो जो नॉर्दर्न अलायंस था उसी को यूएसए ने जो है समर्थन किया हुआ था, और वो क्षेत्र था नॉर्दर्न अलायंस का, ये उत्तरी जो क्षेत्र है जो ताजिकिस्तान का जहां से बॉर्डर लगता है, वो क्षेत्र था जो कि तालिबान के अधीन उस समय नहीं आया। ठीक है, तो हिस्ट्री के अंदर ये लोग जो है उस नॉर्दर्न अलायंस के अंदर ये लोग रहे। नॉर्दर्न अलायंस का जो प्रेसिडेंट था उसका नाम था बुरहानुद्दीन रब्बानी, और उसका जो डिफेंस मिनिस्टर था उसका नाम था अहमद शाह मसूद। ये जो व्यक्ति है इसका क्या नाम है? अहमद शाह मसूद। अहमद शाह मसूद जो है वो पहले एक मुजाहिदीन था। जब यूएसएसआर की फोर्सेस ने अटैक किया था तब ये मुजाहिदीन के रूप में यूएसएसआर की फोर्सेस से लड़ रहा था, और उसके बाद में जब मुजाहिदीनों में आपस में लड़ाई हुई और उसके बाद तालिबान का जब राइज हुआ तब ये व्यक्ति जो है नॉर्दर्न अलायंस में चला गया, और नॉर्दर्न अलायंस को ये जो मिलिट्री लीडरशिप है वो मिलिट्री लीडरशिप देने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो अहमद शाह मसूद था। और अहमद शाह मसूद को हालांकि फिर 9 सितंबर 2001 को अहमद शाह मसूद की हत्या कर दी गई, इसको तो असैसिनेट कर दिया गया, परंतु आज भी लोग जो है अहमद शाह मसूद को मानते हैं उस क्षेत्र के अंदर कि भाई वो रेजिस्टेंस जो है वो उसने प्रोवाइड करवाया था। और वर्तमान में अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद, ये व्यक्ति जो है अभी वर्तमान में पंजशीर वैली के अंदर ही है, पंजशीर घाटी में, और ये व्यक्ति जो है वैसा कह रहा है कि मैं जो है वो तालिबान की सत्ता को स्वीकार नहीं करूंगा और तालिबान से लड़ने के लिए जो है वो मैं खड़ा हो जाऊंगा। इसने जैसे तालिबान ने काबुल के ऊपर कब्जा किया उसके बाद में अहमद शाह, ये जो अहमद मसूद है, इस अहमद मसूद ने वॉशिंगटन पोस्ट जो है वो अमेरिका का एक अखबार है, और उसके अंदर एक इसने आर्टिकल लिखा, और उस आर्टिकल के अंदर इसने ये कहा कि भाई हम पंजशीर के अंदर जो लोग हैं वो हिस्ट्री के अंदर कभी हम किसी के कब्जे में नहीं आए, तो अब भी हम जो है किसी के कब्जे में नहीं आएंगे, और इसलिए पूरे विश्व से इसने अपील की कि भाई आप हमारा जो है वो साथ दो, और हमारा साथ दोगे तो हम तालिबान से जो है वो लड़ाई लड़ लेंगे। तो ये अहमद मसूद जो है, इसको देखकर लोगों को ऐसी आशा की किरण के रूप में इसको देखा गया कि ये व्यक्ति जो है वो नेतृत्व प्रदान कर सकता है। और इसीलिए जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का कब्जा हुआ तो अफगानिस्तान के जो वित्त मंत्री, जो वाइस प्रेसिडेंट थे, अमरुल्लाह सालेह, ये व्यक्ति है, इनका नाम है अमरुल्लाह सालेह। ये अशरफ गनी की जो सरकार थी उसके अंदर ये वाइस प्रेसिडेंट थे। अमरुल्लाह सालेह जो है वो भी अहमद शाह मसूद के चेले रह चुके हैं, मतलब उसके अहमद शाह मसूद के साथ में उन्होंने काम किया हुआ है नॉर्दर्न अलायंस के अंदर भी, और वर्तमान में जब तक वहां पे ये लोकतांत्रिक सरकार थी तब ये वाइस प्रेसिडेंट थे। और ये भी इन्होंने देश नहीं छोड़ा, जैसा अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए, परंतु इन्होंने देश नहीं छोड़ा, ये जो है वो गए पंजशीर वैली के अंदर, और इन्होंने अपने आप को घोषित किया केयर टेकर प्रेसिडेंट। इन्होंने कहा कि भाई संविधान में ये लिखा हुआ है कि अगर जो प्रेसिडेंट है वो अगर चला जाए, वो अगर अपनी जो पद है उसको छोड़ दे, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है उसको एक कार्यवाहक प्रेसिडेंट बना दिया जाना चाहिए, कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है बना दिया जाना चाहिए। तो ये व्यक्ति जो है इसने कहा मैं अभी कार्यवाहक राष्ट्रपति हूं, तो इसने अपने आप को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर लिया, और ये कहां पर है? पंजशीर वैली के अंदर ही है। और इसके साथ में एक और जो बड़ा नाम है वो है ये
बिस्मिल्लाह मोहम्मदी नाम का ये व्यक्ति है। ये बिस्मिल्लाह मोहम्मदी जो है वो पहले वहां पर जब हामिद करजई की सरकार थी, उस सरकार के अंदर ये व्यक्ति जो है डिफेंस मिनिस्टर हुआ करता था, और उससे पहले अमित शाह मसूद के साथ में इसने भी लड़ाई लड़ी थी। तो ये भी अभी वहीं पर प्रेजेंट है। यानी अफगानिस्तान की लीडरशिप का जो अशरफ गनी के जाने के बाद में एक लीडरशिप का कुछ पार्ट ऐसा है जो अभी भी है, और वो ये कह रहे हैं कि हम जो है वो लड़ाई लड़ेंगे। और अभी जैसे खबरें आ रही है कि उन्होंने कहीं जगह जो है वो झंडा जो था तालिबान वाला झंडा उसको हटा दिया, और उन्होंने खुद का जो इनका रेजिस्टेंस का जो झंडा है उसको वहां पर उन्होंने लगाया। और ऐसी भी खबरें आ रही है कि उन्होंने कोई 3 डिस्ट्रिक्ट्स थे, उस डिस्ट्रिक्ट्स को भी उन्होंने आज़ाद करवा लिया, और लड़ाई ये जो है कुछ हद तक इन्होंने लड़ाई जो है शुरू की। पर एक बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या वास्तविक रूप में ये जो पंजशीर रेजिस्टेंस जिसको नाम दिया गया है, या पंजशीर वैली के अंदर जो लोग हैं, क्या ये वास्तविक रूप में नॉर्दर्न अलायंस 2.0 हो पाएंगे? क्या ये वास्तविक रूप में तालिबान से उसी तरीके से लड़ पाएंगे जिस तरीके से अहमद शाह मसूद लड़ा था? तो ऐसा जब अगर अपन इसका एनालिसिस करें तो हमको ये पता लगता है कि इनके अंदर भी काफी सारी कमियां हैं। ये इतना आसान, या इतना जैसा ये बोला जा रहा है उतना आसान काम है नहीं। क्यों नहीं है आसान काम? तो उसके अगर कारण देखें तो उसमें सबसे पहला कारण वही ज्योग्राफिकली है। भाई भौगोलिक रूप से ये बात तो अच्छी है कि कोई भी दूसरा जो है वो इनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, पर क्योंकि ये लोग जो है वो घिरे हुए हैं, इस वजह से इनको बाहर से किसी प्रकार की जो सप्लाई मिलनी चाहिए वो सप्लाई मिलना भी जो है वो काफी मुश्किल है। कि अगर इनको बाहर से इनके ऊपर हमला नहीं हो सकता तो इनको जो सप्लाईज मिलेगी, चाहे वो वेपन्स की हो, चाहे वो फूड की हो, चाहे वो मेडिकल सप्लाईज हो, ये सभी सप्लाईज जो है वो इनको बाहर से मिलना काफी मुश्किल हो जाएगा इस ज्योग्राफिकल एरिया के कारण। ठीक है, तो इस वजह से ये लंबे समय तक लड़ाई लड़ सकें ऐसा जो है वो प्रॉब्लम है, कि या फिर ऐसा माना जा रहा है कि वो लंबे समय तक लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। तो पहला कारण अगर हमको इनकी लिमिटेशन के रूप में दिखाई देता है तो वो इनकी भौगोलिक कारण है। दूसरा कारण अगर देखा जाए तो वो है इनका नेतृत्व, लीडरशिप। लीडरशिप के रूप में अहमद शाह मसूद की बात अलग थी और अहमद मसूद की बात अलग है। अहमद शाह मसूद को अहमद मसूद से बिल्कुल बाप और बेटा जो है वो बिल्कुल एक जैसा होगा, इस बात की कोई गारंटी जो है वो नहीं है कि वो उसी प्रकार का लीडरशिप दे पाएगा जैसा लीडरशिप जो है किसी जमाने के अंदर अहमद शाह मसूद ने उस क्षेत्र के अंदर दिया था। इसके ऊपर बहुत सारे लोग जो है वो डाउट कर रहे हैं, और ये है भी, बात भी है, क्योंकि ऐसा कुछ करके अभी तक जो है वो अहमद मसूद ने कुछ खास दिखाया नहीं है। और इस वजह से वो सभी लोगों को एक साथ लेकर चल पाएगा। अभी तो जैसे जो है वो एकदम ये इवेंट्स हुए हैं, और इवेंट्स हुए हैं तो एकदम से बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, और इसलिए उनको अगर और कोई जगह मिल नहीं रही तो वो शेल्टर लेने के लिए जो है वो यहाँ आ गए। परंतु वो लंबे समय तक इनके साथ में रहेंगे क्या? वो लंबे समय तक अपने जो सेक्रीफाइसेस हैं, जो त्याग हैं, वो करने के लिए तैयार हैं या नहीं है, या फिर ये खुद व्यक्ति जो है वो उतने त्याग करने के लिए क्या तैयार है, इसके भी बारे में अभी कोई क्लियरिटी जो है वो नहीं है। तो इसकी जो लीडरशिप है उस लीडरशिप के पर भी एक क्वेश्चन जो है वो खड़ा हुआ है कि ये उस तरीके की लीडरशिप दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। ठीक है, फिर एक और बात ये है कि ये जो लोग हैं इन लोगों को साथ रखना, कि भाई आपको लीडरशिप मिला, और दूसरा साथ रखने की तो दिक्कत है ही, इसके बाद में तीसरी जो चीज है वो है संसाधन। इनके पास में उतने बड़े हथियार या उतने अच्छे हथियार जो है वो नहीं है जितने अच्छे हथियार किसके पास में है? तालिबान के पास में है। तालिबान को यूएस की जब सेना है वहां से गई, या अफगानिस्तान की जो सेना है उसने जिस तरीके से सरेंडर किया, तो उन्होंने जो हथियार वहां पर छोड़े हैं, जो संसाधन वहां छोड़े हैं, वैसे संसाधन जो है वो इनके पास में नहीं। तो अत्याधुनिक हथियारों से अब आपको लड़ाई लड़नी है, तो क्या ये उन अत्याधुनिक हथियारों से लड़ाई लड़ पाएंगे? इसके बारे में भी जो है वो ये क्लैरिटी है कि इनके पास में ऐसे लंबे हथियार नहीं है, तो वो नहीं लड़ पाएंगे। ठीक है, और इन्होंने जब इसने अहमद मसूद ने वाशिंगटन पोस्ट के अंदर जो वो आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल के अंदर भी इसने कहा कि भाई हमारे पास में, पहले तो इसने कहा कि नहीं वो हमारे उस जमाने के, जब मेरे पिताजी लड़ा करते थे उस जमाने के हमारे पास में हथियार कुछ हैं, पर इसने फिर उसी आर्टिकल के अंदर नीचे एक जगह ये भी लिखा कि नहीं वो इतने भी जो है वो पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है कि हम लंबे समय तक लड़ाई लड़ सकें, और इसलिए विश्व के अंदर या बाकी जितने भी देश हैं उनको हमें हथियार प्रोवाइड करने के अंदर जो हेल्प करनी चाहिए। तो इनके पास में हथियार भी नहीं है। तो ये देखा, इन सब कारणों से अगर अपन देखें तो ये लगता है कि ये लोग जो है वो उतना लंबे समय तक लड़ाई जो है लड़ पाए, इसके अंदर कोई इसकी जो चांसेस हैं वो काफी
कम है, क्योंकि ग्लोबल सपोर्ट उस जमाने के नॉर्दर्न अलायंस को या उस जमाने के अहमद शाह मसूद को मिला था, वैसा वैश्विक सपोर्ट जो है वो इनको नहीं मिलेगा। क्योंकि विश्व के अंदर ऑलरेडी ये जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम के अंदर विश्व की जो बड़ी शक्तियां थी जो ऐसा सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकती थी, वो तो भागने में ही थी, और इसलिए वो वापस इस पचड़े के अंदर पड़ना जो है वो नहीं चाहेगी, तो इसलिए वो उनको उतना सपोर्ट जो है वो नहीं करेंगे। तो इनको, इनके पास में जो चौथी समस्या है, तीसरी समस्या तो क्या आ गई, संसाधन की, और उसमें भी हथियार, और चौथी जो समस्या है वो क्या है, वो है वैश्विक सपोर्ट, ग्लोबल सपोर्ट। इनके पास में उतना वैश्विक या उतना ग्लोबल सपोर्ट जो है वो भी नहीं है जिसके माध्यम से ये इतनी लंबी लड़ाई लड़ सके। तो इसलिए पंजशीर वैली को जिस तरीके से, या इस रेजिस्टेंस को जितना मीडिया के अंदर या फिर इतनी हाइप दी जा रही है कि साहब ये लोग जो है वो कुछ कर लेंगे और इसी को, यही है वो क्षेत्र जो अब तालिबान को जो है चुनौती देगा, तो मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा हाइपर बातें हम कर रहे हैं, हवा में बातें जो है ज़्यादा हो रही है। ग्राउंड पर वैसी स्थिति जो है वो उतनी भी अच्छी स्थिति जो है वो पंजशीर रेजिस्टेंस की नहीं है। अगर इनको ये सक्सेसफुल होते हैं तो इनको काफ़ी जोर जो है सक्सेसफुल होने के अंदर आएगा। एक बात ये भी है कि हो सकता है कि ये लोग जो हैं वो शुरुआत के अंदर रेजिस्टेंस का एक दिखावा कर रहे हों, या ये इस तरीके की लड़ाई जो है वो करके तालिबान को एक मैसेज देना चाहते हैं कि देखो भाई, हम आपके विरोध में आ सकते हैं, या दुनिया के अंदर जो लोग आपके विरोधी हैं वो हमारा साथ दे सकते हैं, तो क्यों ना शुरुआत हम भी आपस के अंदर कोई डील जो है वो कर लें। तो आज हो सकता है कि कुछ दिनों तक ये लोग विरोध करें, बाद में ये लोग भी किसी प्रकार के समझौते के अंदर आ जाएंगे। एक बात ये भी हो सकती है कि ये विरोध का, ये जो इन्होंने झंडा उठाया है, उसके माध्यम से ये विश्व के अंदर जो बाकी शक्तियां हैं उसे सपोर्ट चाहते हैं, खासकर फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो लेना चाहते हैं। तो उस तरीके से ये लेंगे, जब तक चलेगा तब तक काम चलेगा, और उसके बाद में इनका भी जो सहमति वाली जो सिचुएशन आती है, समझौते वाली सिचुएशन है, उसके ऊपर ये आ जाएंगे। तो लंबे समय तक ये शायद लड़ाई नहीं लड़ पाए उससे। ठीक है, तो ये था पंजशीर रेजिस्टेंस या पंजशीर वैली के अंदर जो लोग हैं उनके द्वारा किस प्रकार का कार्य किया जा रहा है। धन्यवाद।